हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर बहुपद चल रहा था। और इसका हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 2 का ए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, है ना। पिछले 2 वीडियो में, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बहुपद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो, है ना, और समझ में आए आपको। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल पाए, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, मतलब कि प्लस के चिन्ह के साथ एक या अधिक पदों को एकत्रित कर दिया जाता है, माने एक साथ लिख दिया जाता है, एक पद हो या फिर एक से अधिक पद हो, तो उसी ही हम बहुपद कहेंगे। और इसमें एक शर्त है कि हमारा जो चर है, इस चर का जो घात है, ये यहाँ भी अगर कुछ नहीं है तो एक है, तो ये घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो हम सभी प्रश्नों को बता पाएंगे कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चर का घात क्या है, 2 1 है, 2 है, 1 है इसका। तो यहाँ पे वैसे इस बहुपद का घात तो 2 ही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो सब में देखेंगे हम लोग, जितने भी चर हैं उसमें सबका घात देखेंगे कि पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि दोनों का पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा बहुपद है, ठीक है। ये जो हमारा है बहुपद है। इसका आंसर हो गया। दूसरा हमारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि x प्लस 2/x, तो ये बट्टा में दिया है। तो बट्टा में का मतलब है कि इसका पावर तो 1 है, और जब अभी प्लस में पावर है तो बट्टा में है, तो बट्टा में तो नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम ऊपर करेंगे, गुना में करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा इस तरीके का -1। ऊपर x जाएगा गुना में और इसका पावर हो जाएगा -1। तो -1 इसका घात हो गया, यानी कि ये -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ये जो हमारा व्यंजक दिया गया है यह बहुपद नहीं है। तो सिर्फ नहीं है भी लिख सकते हैं आराम से, ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहचानना है सिर्फ, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा 3 नंबर, इसमें है कि ये 3√x प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पे जो √x दे दिया है यही गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रूट को हटाते हैं तो x का पावर आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट में नहीं रहता है x जो चर है हमारा। अगर ठीक है तो, लेकिन इसको अगर रूट हटाएंगे हम लोग तो x का घात जो है पता करना है ना हमें, क्योंकि वही उसी को देख करके हम लोग बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये तो हमारा घात इसका पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे घात इसका क्या हो जा रहा है, 1/2, परिमेय संख्या हो गया। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय है। इस तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो हमारा बहुपद है ये नहीं है, सॉरी, ये जो व्यंजक हमारा लिखा गया है यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला हमारा तो ऐसे ही दिख रहा है कि घात इसका -2 दिया गया है, तो ये भी नहीं है, नहीं है।
अगला भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे u जो है रूट के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे था 2 नंबर में, तो इसका भी घात हो जाएगा 1/2, तो यह भी नहीं है। अगला हम देख रहे हैं कि इसका गुणांक जो है रूट में है, गुणांक रूट में है, यानी 2 रूट में है और 3 रूट में। ये y रूट में नहीं है ना, y क्यू है, तो ये 3 जो इसका घात है, पावर है, वो पूर्ण संख्या है। यहाँ भी मान लीजिए कि अगर 1 होगा, 1 है होता है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो चर हैं, हमारे दोनों चर के जो घात हैं वो पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें तो √3t दिया गया है, यानी कि ये जो गुणांक है 3, ये रूट में है और ये नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अब ये t को भी रूट के अंदर ले लिया है, तो फिर वैसे ही हो गया। इसका भी पावर ही बताए थे ना कि रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए यह अभी हमारा बहुपद नहीं है ना। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे 7 दिया गया है, तो 7 जो है हमारा बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 होता है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए अगर केवल 7 लिखा है माइनस में, यानी कि ये हमारा बहुपद है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें x चर जो है हमारा नहीं था, इसका मतलब कि यहाँ चर का घात जो है 0 होगा, है ना। आपको समझाए हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए अगर देख लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ y का पावर जो है 2 है और ये अचर हमारा रूट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चर का जो घात हमारा पूर्ण संख्या है, तो यह भी हमारा बहुपद है ना। इस तरीके से अगला भी हमारा देख सकते हैं कि बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यह भी बहुपद है, लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कर करके और कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2 नंबर। तो यहाँ पे अगले प्रश्न में हमें देख सकते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। माने यहाँ जो लिखा है वो कथन सत्य लिखा है या फिर असत्य लिखा है। अगर सत्य है तो स लिख दीजिए यहाँ पे, अगर असत्य है तो अ लिख दीजिए, वही बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या ये नंबर में क्या करें, देख लीजिए। 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय है, देख सकते हैं गुणांक, और ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही ना वास्तविक संख्या कहलाता है। आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत बार बताया गया है। तो यह जो बात लिखा गया है यहाँ पे सत्य लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बी नंबर। 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक में प्लस में भी संख्याएं होती हैं और माइनस में भी होती हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे प्लस में 11 है, 5 है, क्योंकि 16 माइनस में है। दोनों तरह की संख्याएं हैं, इसलिए पूर्णांकों पर ही बहुपद है ये भी सत्य है। चलिए अगला है कि 1/2x⁴ माइनस 3/7x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक कहाँ से हो जाएगा भाई? ये तो बट्टे में है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, अगला है √3 √5 गुणांक को सिर्फ हमें देखना है ना, और अचर को देखना है। ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद कर रहा है। अब देख लीजिए, ये कोई परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय ना है, रूट के अंदर है, अब वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसका। अपरिमेय संख्या के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो यह भी हमारा परिमेय संख्या पर बहुपद नहीं है, तो असत्य है। ठीक है, अगला कह रहा है कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद, ये हमारा सत्य है।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे x का क्यूब बट्टे 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1/3 से एक्स क्यूब में गुना हुआ है और माइनस में 5 है, तो इसके नीचे भी तो 1 होता ही है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। एक्स क्यूब का जो गुणांक यहाँ पे है 1/3 है, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय संख्या है। अतः यह जो हमारा बहुपद दिया गया है परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, यानी कि यह जो कथन है सत्य है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि √7x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है, तो पूर्णांक में ये अपरिमेय कहाँ से आ गया? ये तो नहीं होता है, इसलिए ये असत्य है हमारा। ठीक है, तो लिख देंगे, है ना। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न 3 नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है? निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक यानी कि x² में कौन सी संख्या से गुणा हुआ है, यानी कि x² के गुणे में कौन है, कौन सी संख्या है? तो यहाँ है x², हम x² वाले पद को पहले देखेंगे कि क्या है, कहाँ है। तो यहाँ देख लीजिए x² है लिखा हुआ। अब यहाँ इसमें कौन सी, इसके गुणे में क्या है? तो इसके गुणे में कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, यानी कि 1 है। क्या है? 1 है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 1 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तभी ये हमें x² दिख रहा है ना, ऐसे x² के गुना में 1 है, तभी इसको गुना करेंगे तो x² होगा। नहीं तो मान लीजिए इसके गुना में कुछ नहीं है, तो आपको लगेगा कि 0 होगा, तो नहीं, यहाँ पे अगर 0 से गुना करेंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x² दिख रहा है हमें, इसका मतलब कि इसके गुना में 1 है। इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे x² का गुणांक 1, आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके जैसा ही आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें x² कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो अभी हम बताए ना कि x² में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो गया होगा, इसमें ख़त्म हो गया होगा। नहीं, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है उसको, है ना। तो यहाँ पे x² का गुणांक 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका गुणांक 0 होगा, तो ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 थोड़ा लिखा जाता है, 0 नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब कि x² का गुणांक 0 ही होगा, तभी ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें। यानी कि जिस बहुपद में x² नहीं दिखेगा हमें, यानी कि वहाँ पे 0 उसका गुणांक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप x² के गुणांक π/2 दिया है, तो इसका गुणांक π/2 हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ भी तो कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि 1 होगा, लेकिन सॉरी 1 नहीं होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पद जो है हमारा -x² है, तो ये x² का गुणांक माइनस में कहाँ से चला गया, तो यहाँ पे गुना हुआ होगा -1 से, है ना, तभी ये -x² हुआ है यहाँ पे ये, तो इसमें गुना हुआ होगा -1 से, यानी कि इसका गुणांक हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न मिस हो गया था। ठीक है, तो अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि 5 नंबर में जो 6 दिया है हमारा बहुपद, तो इसमें x² का गुणांक जो है 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x² आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि x² का गुणांक यहाँ भी 0 होगा, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा 3 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे x² का गुणांक, है ना। तो सेम प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर में है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है x³ का गुणांक, जैसा कि उसमें देख रहे थे वैसे ही इसमें भी। देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, यानी कि इसका -1 गुणांक होगा, जैसे कि पिछले ही प्रश्न में यहाँ पे था -x² था तो -1 हो गया। यहाँ पे x³ का लिखना है, q का, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देख सकते हैं कि -x³ है, -y³ है,
वाई क्यू का इसमें लिखना है तो वाई क्यू दिया गया है, तो ये माइनस लगा, यानी कि यहाँ भी आंसर होगा -1 ही, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं वाई क्यू का गुणांक है 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको समझना है बस केवल, ठीक है। और आसान भी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही आएगा। तो आसान तो है लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको समझना, और समझिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा, तब जाके इस क्वेश्चन का बना पाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि मानक रूप का मतलब क्या होता है। मानक रूप का मतलब कि ये जो बहुपद के चर होंगे हमारे, इन चरों के घात को हम लोग देखेंगे, और घात को यदि आप आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में या फिर अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में अगर देखेंगे तो आप मानेंगे उसे कि वह जो बहुपद है मानक रूप में है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 है घात, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 हो गया, इधर उठ गया, बड़ा हो गया, इधर छोटा, इधर बड़ा, बीच में छोटा, ऐसे गड़बड़ सरबर करके लिखा गया है, यानी कि यह मानक रूप में नहीं है, ठीक है। क्योंकि या तो ये नहीं तो ये घटते रूप में लिखा गया है चर का घात, और ना ही बढ़ते रूप में, है ना, न घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, गड़बड़ है, इसलिए ये मानक रूप में नहीं है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि x y का पावर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको जो मानक रूप में है वही आपको बताना है आंसर में। तो यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं है कह देंगे, बस हो गया। कौन है उससे आपको मतलब है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सी नंबर में क्या दिया है। तो सी नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x² है, यहाँ x का पावर 2 है, फिर 1 है, फिर अचर है, यानी कि यह हमारा घटते हुए क्रम में लिखा गया है, यानी कि अवरोही क्रम में है, ठीक है, जैसा हमें चाहिए वैसा लिखा हुआ है, यानी कि यही हमारा जो है मानक रूप में है ना, यही आंसर होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप ये मानक रूप में नहीं है, यहाँ पावर 2, फिर 3, फिर अचर, फिर पावर 1, यह भी गड़बड़ सरबर है, यह भी आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर है यही सी नंबर होगा, ठीक है, यही मानक रूप में लिखा हुआ है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हम यहाँ पे लिखे नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बुक में देख लेंगे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखे। चर के जो घात हैं उनके अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है इसे। इसका आंसर हमें चर के जो घात हैं उसके घटते क्रम में लिखना है और मानक रूप में बना देना है इसे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे घटते क्रम में लिखा हुआ है और ये मानक रूप में है। तो यहाँ तो सिर्फ देख कर बताना था कि कौन मानक रूप में है, और यहाँ देख कर बताना नहीं है, यहाँ पे इसे मानक रूप में करना है। कर सकते हैं हम लोग, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा पावर वाले को लिखेंगे, z का पावर 5, फिर उससे छोटा कौन है 3 पावर वाला, यानी कि 6z का पावर 3, उससे छोटा कौन है 2 पावर वाला, यानी कि 7z का पावर 2। उसके बाद अचर है हमारा 5, इसको लिख लेंगे, यही हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी तरीके से घटते क्रम में हम लोग लिखते जाएंगे, यानी अवरोही क्रम में। अगला का आंसर हमारा हो जाएगा, पहले सबसे ज़्यादा पावर कौन है 4 पावर वाला, तो इसको पहले लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद है 3 पावर वाला, तो आगे देखेंगे कि कौन सा चिन्ह है इसके, ठीक है, वही चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। फिर यहाँ देखिए इसके आगे माइनस है, तो यहाँ यानी
√2², 4 3 2, ठीक है। फिर एक घात वाला 3u, उसके बाद हमारा अचर हो जाएगा यहाँ पे -1। बस बहुत आसान है। इस तरीके से ही इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा घात हमारा है -7/2t का क्यूब वाला। उसके बाद ये है 8t का स्क्वायर। फिर उसके बाद है ये √3t। फिर उसके बाद अचर हो जाएगा हमारा 5, है ना। बस सबसे बड़ा घात को आगे, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, है ना। लास्ट में अचर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्यू वाले को पहले लिख लेंगे, फिर स्क्वायर वाले को लिख लेंगे, और फिर ये घात 1 वाले को लिख लेंगे, फिर ये अचर हमारा हो जाएगा। हो गया। चलिए वैसे ही इस प्रश्न में हमें करना है, यानी कि इसमें उल्टा करना है। हमें क्या करना है, 7 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी वैसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। इसमें हमें घात बताना है कि बहुपद का घात क्या है ना। तो देखिए बहुपद का घात वही होता है जिस पद का घात सबसे ज़्यादा होगा। इसमें इस बहुपद में 3 पद हैं, यानी कि बहुपद त्रिपदी है ना। तो जिस पद का घात सबसे ज़्यादा होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x का घात 5 है सबसे बड़ा, यानी कि इस बहुपद, पूरे बहुपद का घात, इस बहुपद का घात हो जाएगा हमारा 5 आंसर। इसमें सबसे बड़ा घात वाला जो पद होगा उसी का घात जितना होगा वही घात इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा घात किसका है, यहाँ -5y² का, यानी कि घात 2 जो है सबसे बड़ा है, यानी कि इस बहुपद का घात हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही लिख सकते हैं आंसर डायरेक्ट। इस तरीके से पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घात बता देना है हमें, है ना। 2 लिख दिए। इसमें भी देख सकते हैं सबसे बड़ा घात कौन है, 8 है। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। ये तो अचर बहुपद है हमारा, यानी कि यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 0 है, यानी कि इसका 0 लिखेंगे आंसर हम लोग, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न इसी में कुछ बाकी है, अभी इधर हम देख लेते हैं। तो यहाँ भी इसका घात हम देख लेते हैं कि यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें इस प्रश्न को हल पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं। तो t² से 3t में हम गुना करेंगे, तो 3t² है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 3 हो जाएगा पावर। और ये t² से फिर 6 में करेंगे तो 6t²। तो अब देखिए कि अब बड़ा घात किसका है, इसका घात बड़ा है, कितना है, तो 3 है, यानी कि इस पूरे बहुपद का घात हमारा 3 हो जाएगा आंसर, है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए गए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो इसके वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।